नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, अब जो ये महीना चल रहा है, इस समय कपास की जो फसल है, नरमा की जो फसल है, उसमें डोड़े बनना या टिंडे बनना, ये जो प्रक्रिया है वो चालू है, फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो इस समय हमारी फसल में बहुत ज्यादा बीमारियों एवं कीटों का अटैक रहता है। अगर किसान इस समय अगर अपनी फसल में स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करता है तो ये मानो वो बम्पर उत्पादन ले सकता है। कपास की फसल में थ्रिप्स, सफेद मक्खी और ये जो गुलाबी लट होती है, इसका प्रकोप इसी समय बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय ये बारिश का सीजन लगभग आने को होता है, मौसम भी इन कीटों के अनुकूल होता है। तो इनका जो आतंक है वो बरकरार बना रहता है। तो इन जो कीट हैं, इनसे किस प्रकार निजात मिले, इसी समय हमारी जो फसल है उसमें पोषक तत्वों की डिफिशियंसी यानी कमी देखने को मिलती है। तो उनकी पूर्ति करने के लिए कौन कौन से खाद डाले जाएं, और हमारी जो फसल है, कपास की फसल में टिंडे या डोडे जिनकी संख्या ज्यादा होगी तो हमारी जो फसल है उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक शेयर करें। इस समय आपकी फसल में अगर गुलाबी सुंडी का अटैक है या फिर ऐसा अंदेशा हो रहा है कि गुलाबी सुंडी का अटैक हो सकता है, तो किसान भाइयों, अब इस समय फ्लावरिंग स्टेज पर ये जो हमारा टिंडा होता है उसके अंदर होल करके ये जो गुलाबी सुंडी है ये उसमें घुस जाती है। तो मैं बताऊंगा कि एक ही स्प्रे से ये जो गुलाबी सुंडी है इसको जड़ से खत्म किस प्रकार किया जाए। इस समय मौसम में जो ह्यूमिडिटी लेवल है यानी नमी की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, जिससे हमारे जो ये रस चूसक कीट हैं या अन्य प्रकार के जो कीट हैं उनके लिए एक अनुकूल मौसम मिल रहा है। इस टाइम पर व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्वों की कमी और उनकी आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाए। इस समय पर जब फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है या टिंडे बनने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो इस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सूझबूझ के साथ पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। इस टाइम पर पोटास अपनी अहमियत इसी समय पर दिखाता है, और जो पोटास होता है उसका जो मेन रोल होता है वो होता है हमारी जमीन में पड़े हुए जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको उठाकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना होता है। तो किसान भाइयों, अगर किसान ने पोटास नहीं डाला तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो हमारा जो पौधा है उसमें पोषक तत्व पूरी तरह नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, जो बीमारियों का खतरा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटास ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी फसल को अन्य बीमारियों से बचाता है। इस टाइम पर अगर हम पोटास की स्प्रे करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। नीचे से अगर किसान जमीन में पोटास डालेगा तो वो लगभग 15 दिन के बाद रिलीज होना चालू होगा, स्टार्ट होगा, क्योंकि 15 दिन पश्चात वो अपना जो स्टार्टअप है वो चालू करेगा। तो किसान भाइयों, जो बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस चालू होता है। तो किसान भाइयों, अगर किसान इसको स्प्रे के रूप में देता है तो हमें रिजल्ट बहुत ही जल्द अच्छे मिलते हैं। पोटास को अगर बेसल डोज में दे दिया है और 1 से 2 बार अगर सिंचाई करती है, तो दूसरी सिंचाई पे जब हमारे फ्लावरिंग स्टेज या टिंडे बनने से पहले अगर किसान पोटास दे देता है तो हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो बहुत ही बेहतर ढंग से होती है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो पौधा हमारा भोजन बना रहा है वो पौधे के हर हिस्से तक पहुंच जाएगा। पोटास इस समय हमारी फसल जब स्ट्रेस में आ जाती है तो उसको स्ट्रेस से बाहर निकालने का जो मेन कार्य होता है वो पोटास का होता है, क्योंकि इस समय बारिश भी नहीं हो रही है और किसान अगर 1-2 दिन बाद अगर सिंचाई लेट करता है तो हमारा जो पौधा है वो स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने से जो पौधा है वो
फल और फूल को झड़ा देता है और उसमें टिंडे बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो पोटाश होता है ये पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालता है। अब इस समय ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, नमी बढ़ रही है, तो ये जो व्हाइट फ्लाई है ये जमीन के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से पनप रही है और धीरे धीरे करके इसका आतंक बढ़ जाएगा। तो पोटाश का जो मेन कार्य होता है वो 1-2 दिन सिंचाई लेट होने पर भी पौधे को स्ट्रेस में नहीं आने देता। ये जो पोटाश होता है ये हमारे टिंडे की जो साइज है उसको इंक्रीज करता है, मतलब साइज को मोटा करता है। इसके अंदर निकलने वाली जो रुई होगी वो एकदम वाइट होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को समय समय पर पोटाश की स्प्रे करते रहना चाहिए। इस समय पर हमारे किसान भाइयों को 0050 NPK का स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं पोटाश जो होता है उसकी कमी से हमारे जो पौधे होते हैं उनमें हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, पीलापन दूर करने में भी पोटाश का मेन रोल होता है। अगर हमारे फूल, पत्ते और टिंडे अगर गिर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को NPK 13045 NPK का स्प्रे करना चाहिए। इसके अंदर 45% पोटेशियम होता है। और किसान भाइयों, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वो भी इसी से पूर्ति हो जाती है। अब बात की जाती है NPK के अंदर ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होते हैं ये इनकी मात्रा 13045 है। तो किसान भाइयों, इसमें फास्फोरस की मात्रा 0 है, तो इसको किसान भाइयों को अलग से देना चाहिए। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमारे किसान भाइयों को 05234 जो NPK आता है उसका स्प्रे करना चाहिए। अगर हमारी फसल के अंदर पीलापन है तो वो भी दूर हो जाएगा और पौधे के अंदर जो इंटरनोड है वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी बढ़वार भी रुक जाएगी। किसान भाइयों, हमारे पौधे के अंदर जो फास्फोरस होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, फास्फोरस की पूर्ति के लिए हमारे किसान भाइयों को 05234 जो NPK आता है उसका उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पोषक तत्व बोरॉन। किसान भाइयों, इस समय पर बोरॉन का उपयोग हमारे लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि जो बोरॉन होता है वो हमारे फसल में हल्का पीलापन जो होता है उसको दूर करने में मेन रोल अदा करता है। किसान भाइयों, बोरॉन जो होता है ये हमारी फसल में पॉलिनेशन का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से करता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना है, यानी 100 लीटर पानी में 100 ग्राम 20% वाला बोरॉन ही लेना चाहिए। अगर किसान ज़्यादा मात्रा में बोरॉन का स्प्रे करता है तो हमारी जो फसल है वो ऐसी लगती है मानो जला दी गई हो। ये बोरॉन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक तो है, लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग होने से हमारी फसल है वो बर्न होने लगती है, जलने लगती है। ये जो बोरॉन होता है ये फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रेरित करता है और हमारी फसल एकदम स्वस्थ बनाए रखता है। बोरॉन अगर किसान समय समय पर अपनी फसल में यानी फ्लावरिंग स्टेज पर देता है तो हमारी फसल में पॉलिनेशन अच्छा होगा, फूल अच्छे होंगे और फूलों के अंदर जो टिंडे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसके बाद हमारे टिंडे फटने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं होगी। कई बार हमने देखा है बहुत से खेतों में कि टिंडे फट जाते हैं और वो सूख कर गिर जाते हैं, तो ये टिंडे फटने से भी रोकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व है जिंक। जिन किसान भाइयों को अपनी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है वो किसान भाई जिंक का उपयोग करें। जिंक किसान भाइयों को NPK के अंदर मिला के डालना है। चिलीटेड जिंक जो तलवार के नाम से आती है, क्रिस्टल कंपनी की बहुत ही अच्छी जिंक आती है और उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें शानदार देखने को मिलते हैं।
जिंक की बात की जाए तो 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें एनपीके में मिलाकर, जो एनपीके हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए डाल रहे थे 05234, और जिसमें 52% फास्फोरस होता है, उसके साथ मिलाकर हमें फेंक देनी है। फास्फोरस और जिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं नेक्स्ट, इस समय पर पानी की कमी से हमारे जो पौधे होते हैं वो मुरझा रहे होते हैं, और अगर किसान समय समय पर पानी देता है तो जो हमारी फसल है वो एक हाइट ले रही होती है। तो किसान भाइयों, हमारी जो कपास की फसल है उसमें हमें ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए। मेन जो हमारा मकसद होता है वो होता है टिंडे बनना और रोग रहित जो हमारी फसल है वो लेना। तो किसान भाइयों, इसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए हमारे किसान भाई समय समय पर एक स्प्रे करते रहें, जिससे हमारी जो फसल है वो बढ़े नहीं। प्लानोफिक्स का स्प्रे करके हमारे किसान भाई आराम से अपनी फसल की जो वानस्पतिक वृद्धि हो रही होती है उसको रोक सकते हैं। हमने देखा है कि अगर किसान प्लानोफिक्स का उपयोग करता है तो हमारी जो फूल बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जो वानस्पतिक वृद्धि हो रही होती है फसल में, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है। जब फसल एक बार रुक जाती है तो हमारी फसल में एकदम से बहुत सारे फ्लावर आएंगे और जो टिंडे बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और अगर किसान उसको भी रोकना चाहता है तो किसान चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार होता है उसको देकर आसानी से अपनी फसल को बढ़ने से रोक सकता है। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि हमारी फसल में कीटों का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हमारे किसान जो गुलाबी सुंडी है उसको कंट्रोल करने में थोड़े से अक्षम हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, अगर किसान गुलाबी सुंडी का अटैक अपनी फसल में से रोक लेता है तो आसानी से एक बेहतर फसल उठा सकता है। और इसी के साथ साथ वाइट फ्लाई, मिलीबग, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुंडी के कंट्रोल के लिए मैं आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूं। किसान इनका उपयोग करके सुंडी से आसानी से निजात पा सकता है। सबसे पहले नंबर पर है रेनफाइन, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसके बाद डायोटोन, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसके साथ अगर किसान कोराजिन, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसके बाद चौथा जो कीटनाशक है एम्पिलीगो। ये जो चारों हमने कीटनाशक बताए हैं, इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके हमारे किसान आसानी से सुंडी से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो टेक्निकल हमने बताए हैं ये बहुत ही अच्छे ढंग से सुंडी को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं सफ़ेद मच्छर के कंट्रोल की। डायफेंथुरॉन जो कीटनाशक आता है वो सफ़ेद मच्छर को बहुत बेहतर ढंग से कंट्रोल करता है। ये जो टेक्निकल है वो पोलो जो कीटनाशक आता है उसमें आसानी से मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इनका उपयोग करके किसान आसानी से कपास की फसल में सुंडी और सफ़ेद जो लट है उसको आसानी से कंट्रोल में ला सकता है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से किसान संतुष्ट हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजकर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।